अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तालत अफ़ज़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स के 5वें लेक्चर के साथ हाजिर हैं। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, हम ये देखना चाहेंगे कि पिछले लेक्चर में हमने क्या टॉपिक कवर किए। आज का लेक्चर बेसिकली क्योंकि कंटिन्यू ही कर रहा है पिछले लेक्चर के साथ, तो हम थोड़ा सा समराइज करेंगे पिछले लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने शुरू किया था कि मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या क्या चीज़ें चेंजेस ला सकती हैं। उसके रेफरेंस से हमने देखा था कि अगर हमारी डिमांड चेंज हो जाती है तो मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क पड़ता है, यानी इक्विलिब्रियम प्राइसेस और क्वांटिटीज़ जो हैं वो किस तरह चेंज होती हैं। फिर हमने देखा कि अगर सप्लाई में चेंजेस आ जाएं तो मार्केट प्राइसेस और क्वांटिटीज़ के इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आती है। पहले हमने ये दोनों चेंजेस जो देखी थी उसमें हमने एज्यूम किया था कि अगर डिमांड चेंज हो रही है तो सप्लाई में कोई चेंज नहीं है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। दूसरी तरफ हमने ये देखा था कि अगर सप्लाई चेंज हो रही है तो डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रही है और उसका इम्पैक्ट प्राइसेस और क्वांटिटीज़ पे क्या होगा। जब हम अपनी रियल लाइफ में देखते हैं तो सिचुएशन हमेशा इस तरह नहीं होती कि या सिर्फ डिमांड चेंज हो रही हो या सिर्फ सप्लाई चेंज हो रही हो, बल्कि रियल लाइफ में सप्लाई और डिमांड एक ही वक्त में चेंज होने की टेंडेंसी रखती हैं। Therefore, we said why not to look at the simultaneous changes in demand and supply. तो फिर हमने डिमांड एंड सप्लाई के दोनों चेंजेस को एनालाइज किया कि मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइसेस और क्वांटिटीज़ में क्या फ़र्क पड़ेगा और वो किस तरह डिटरमिन होंगे। उसके बाद हमने टॉपिक शुरू किया इलास्टिसिटी का। जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी बेसिकली इज़ अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। इसमें अगेन दो फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई और उन्हीं की रिस्पॉन्सिवनेस को हमने मेजर करने की कोशिश की है। पिछले लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और स्पेशली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंसीडर किया और उसके बाद हमने ये देखा कि जब आपकी प्राइसेस 1 यूनिट से चेंज होती हैं या 1% से चेंज होती हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंजेस आती हैं, कितनी चेंजेस आती हैं। इस सिलसिले में हमने 3 तरह की इलास्टिसिटीज की रेंजेस डिफाइन की। एक में जिसे हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड, जिसमें हम ये कहते हैं कि 1% चेंज इन प्राइस will bring more than 1% change in quantity demanded is known as the elastic demand. दूसरी तरफ जब 1% change in quantity price brings less than 1% change in quantity demanded तो वो inelastic होती है कि responsiveness is less. अब अगर आपकी प्राइसेस जो है वो 1% चेंज से साथ क्वांटिटी डिमांडेड भी एक्जैक्टली 1% चेंज हो जाए तो वो होती है आपकी यूनिटरी इलास्टिसिटी। अब ये क्योंकि हमारी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप इज नेगेटिव, यानी अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो जाएगी। इस रिलेशनशिप नेगेटिव रिलेशनशिप के लिए जब हम इलास्टिसिटीज कैलकुलेट करते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। इन आर्डर टू से कि इलास्टिक है या इन इलास्टिक है या यूनिट इलास्टिक है, व्हाट वी डू इज वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ दोज कैलकुलेटेड वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो अभी तक हमने डिस्कस की है दैट इज विद रेफरेंस टू प्राइस ओनली। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है, लेकिन हम इसको डिफरेंट एंगल से देखना चाह रहे हैं। आज के लेक्चर में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसका पर्सपेक्टिव फर्क हो जाएगा। जब हमने कहा था कि चेंजेस इन प्राइस एंड देन दैट ब्रिंग्स चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड, तो हम मूवमेंट कर रहे थे उसी डिमांड कर्व के साथ और हमने ये कहा था कि डिमांड कर्व का ऊपर वाला हिस्सा जो है अपर पोर्शन इज प्राइस इलास्टिक और उसका लोअर पोर्शन नॉर्मली इज इनइलास्टिक और लेस इलास्टिक। दिस इज ट्रू फॉर अ लीनियर डिमांड कर्व। जब हम नॉन प्राइस फैक्टर्स को देखते हैं, जब हम देखते हैं ऐसे फैक्टर्स को जो प्राइसेस से डिमांड चेंज नहीं हो रही, क्वांटिटी डिमांडेड, रादर दे आर जस्ट लाइक इनकम की चेंज, दूसरी प्रोडक्ट्स की चेंजेस, कंज्यूमर के नंबर ऑफ कंज्यूमर में इंक्रीज और डिक्रीज, लोगों की प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट एंड सिलेक्शन में फर्क, ये सारी चीजें जो हैं दे आर नॉन प्राइस फैक्टर। इन सारे
चेंजेस की वजह से क्या होता है, यू डू नॉट मूव अलोंग द सेम डिमांड कर्व। नॉन प्राइस फैक्टर जो हैं वो आपके डिमांड कर्व को टोटली टुवर्ड्स राइट या लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। हमने कहा जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका डिमांड कर्व विल मूव टुवर्ड्स राइट, और जब आपकी डिमांड कम होगी तो डिमांड कर्व विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आज हम ये देखेंगे कि अदर देन प्राइस इलास्टिसिटी कौन से फैक्टर जो हैं वो डिमांड कर्व को शिफ्ट भी करते हैं और उसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटीज। तो आज हम देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि इनकम के चेंज होने से डिमांड में चेंज आने को मेजर करेगी, और दूसरी तरफ हम देखेंगे क्रॉस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, जिसमें हम देखेंगे कि कोई रिलेटेड प्रोडक्ट। अब रिलेटेड प्रोडक्ट में हमने पिछले लेक्चर में बल्कि पिछले 2 लेक्चर्स में ये कहा था कि 2 तरह की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। एक प्रोडक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होती है और दूसरी है जो कि कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होती है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो कि एक दूसरे की रिप्लेसमेंट होती हैं कि या आप एक प्रोडक्ट कंज्यूम करो या दूसरी कंज्यूम करो। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं बटर एंड मार्जरीन। मार्जरीन जो है वो रिलेटिवली बटर से सस्ती है, तो अगर कोई चेंज आती है आपकी इनकम में तो आपका कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो जाएगा और आपकी डिमांड में शिफ्ट फ्रॉम मार्जरीन टू द कंजम्पशन ऑफ बटर। जबकि कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको हमने एक ही वक्त में कंज्यूम करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कार है और गैसोलीन है जो कि कार में आपने डालनी है। अब अगर इनमें से किसी एक की प्राइस चेंज होती है, से कि आपकी गैसोलीन या पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो उसके साथ साथ डिमांड फॉर द ऑटोमोबाइल जो है, कार्स जो है, वो इफेक्ट होती है। तो ये आपकी कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होती हैं। तो आज हम क्रॉस इलास्टिसिटी में ये चेंज या ये रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो मेजर करेंगे कि किस तरह हम मेजर कर सकते हैं और किस तरह हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। आखिर में हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को देखते हुए आपकी शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन सप्लाईज को भी देखेंगे। हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, वो मेजर कर रही है आपकी क्वांटिटी सप्लाइड का रिस्पांस टू अ प्राइस चेंज। अब जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि आपके प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड, कि अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है, अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से मेजर करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों डिमांड और सप्लाई की इलास्टिसिटीज का बिहेवियर क्या है शॉर्ट रन में और इनका क्या बिहेवियर है इन द लॉन्ग रन। क्योंकि ये बिहेवियर जो है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन बिहेवियर जो है दैट विल हेल्प द प्रोड्यूसर्स इन द लॉन्ग रन टू मेक द डिसीजंस कि क्या अगर कोई चेंज आती है नॉन प्राइस वेरिएबल्स की वजह से तो उसके लिए किस तरह तैयार होना है। अब अगर हम शुरू करें अदर इलास्टिसिटीज, और इन अदर इलास्टिसिटीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी। हाउ डू वी डिफाइन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? वी से a 1% change in income will bring how many percentage changes in the demand? Of course, the relationship is positive, which means that if there is 1% increase in income, then how much increase will take place in the demand? अब इसी को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला इस स्लाइड पे देखते हैं। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज दैट इलास्टिसिटी सबस्क्रिप्ट I which stands for income is equal to change in Q divided by Q, which means percentage change in quantity divided by change in I over I. Change in I over I represent percentage change in income. इसको अल्टरनेटिवली हम इस तरह भी देख लेते हैं, इनकम टू क्वांटिटी रेशो मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन Q ओवर चेंज इन I। अब जब हम इनकम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं तो इसमें टाइप ऑफ द गुड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनकम के बढ़ने या कम होने का इफेक्ट मुख्तलिफ गुड्स पे मुख्तलिफ होता है। अब इसमें जब हमने इफेक्ट देखना है तो हमने 3 कैटेगरीज में अपने क्लासिफाई करना है
प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को। अब ये 3 कैटेगरीज क्या हैं? एक कैटेगरी है सुपीरियर गुड्स और सर्विसेज की, जिसमें हम ये कहते हैं कि आपकी इनकम में जितनी से 1% चेंज है तो उनकी चेंज जो होगी दैट विल बी मोर देन 1% चेंज। आपकी डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन इनकम इज हाई। नॉर्मल गुड जो है वो गुड है जो कि अगर इनकम बढ़ती है तो उसमें भी रिलेटिवली उतनी ही चेंज आ जाती है। नॉर्मल गुड्स नॉर्मली आपकी नेसेसिटीज होती हैं जो कि इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है जितनी कि सुपीरियर गुड्स होती हैं। तीसरी कैटेगरी आ जाती है इंफीरियर गुड्स की। अब हम किस तरह डिफाइन करते हैं इंफीरियर गुड को? इंफीरियर गुड जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिफाइन किया था कि एक ऐसी प्रोडक्ट है कि अगर आपका इनकम लेवल लो है तो आपकी कंजम्पशन ऑफ दैट इंफीरियर प्रोडक्ट ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल कंजम्पशन ऑफ पोटैटोज, दे आर चीपर एज कंपेयर टू बीफ, मीट एंड द अदर प्रोडक्ट्स। तो आप क्या करते हैं कि अगर आपका इनकम लेवल लो है तो आपकी कंजम्पशन ऑफ पोटैटोज जो है वो हाई होगी, लेकिन जो ही आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे कि आप पोटैटोज की कंजम्पशन को रिप्लेस कर देंगे विद द बीफ, मटन, चिकन कंजम्पशन। देयरफॉर आपका रिलेशनशिप क्या हुआ कि इनकम के बढ़ने के साथ इंफीरियर गुड जो कि पोटैटोज हैं उनकी कंजम्पशन जो है वो कम हो गई, तो आपकी वो इलास्टिसिटी नेगेटिव होगी। अब इन्हीं इलास्टिसिटीज के रिलेशनशिप को हम एक ग्राफ की शक्ल में भी दिखा सकते हैं। आप ग्राफ देखिएगा। इस ग्राफ में हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस पे मनी इनकम ले रहे हैं और दूसरे एक्सिस वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड ले रहे हैं, और हम तीनों तरह की गुड्स जो कि इंफीरियर, सुपीरियर एंड नॉर्मल गुड्स हैं उनके कर्व को देख रहे हैं और इलास्टिसिटीज को भी मेजर करने की और ग्राफिकली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला कर्व जो है विच इज टुवर्ड्स द वाई एक्सिस और द वर्टिकल एक्सिस इज फॉर द इंफीरियर गुड्स। अब इंफीरियर गुड्स के केस में क्या हो रहा है कि जो मनी इनकम हमारी बढ़ रही है, इंक्रीज इन इनकम की वजह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ने की बजाय कम हो रही है। आपका कर्व इज बेंडिंग टुवर्ड्स द वाई एक्सिस विच रिफ्लेक्ट्स कि an increase in income is bringing a negative change or a decline in your quantity demanded. Therefore, the calculated elasticity for the inferior goods is going to be a negative value. दूसरे कर्व को देखें तो ये आपके एक नॉर्मल गुड का कर्व है जिसमें y एक्सिस में आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है और x एक्सिस में मनी इनकम है। हम ये देख रहे हैं कि जो आपकी मनी इनकम बढ़ती है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ती है। अब पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन ये इलास्टिसिटी जो है, ये रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो इज लेस देन 1, विच मीन्स कि अगर 1% इंक्रीज और डिक्रीज होती है इनकम में तो क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज और डिक्रीज इज लेस देन 1%, बट इट इज डेफिनेटली मोर देन 0, इट इज पॉजिटिव। अब जो आखिरी कर्व है वो है हमारी सुपीरियर गुड्स का और लग्जरी प्रोडक्ट का। इसमें हम कंज्यूमर ड्यूरेबल, कार्स और मुख्तलिफ दूसरे आइटम लेते हैं जो कि नॉर्मली एक्सपेंसिव होते हैं। अब जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम ये देखते हैं कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ इनकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और जब हम उसकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो आपकी इलास्टिसिटी विल बी पॉजिटिव एंड इट विल बी मोर देन 1। अदर इलास्टिसिटीज में जो दूसरा सेगमेंट है वो है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटीज का। पहले तो हमने चेंज देखी पिछली इनकम इलास्टिसिटी में कि आपकी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज चेंजिंग एंड ड्यू टू विच क्वांटिटी डिमांडेड इज आल्सो अंडरगोइंग थ्रू डिफरेंट क्वांटिटी चेंजेस। अब क्रॉस इलास्टिसिटी में हम क्या देख रहे हैं कि इफ द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट चेंजेस बाय हाउ मच परसेंटेज द quantity demanded for the other product will change. Putting it in a formal definition way, we say
that the percentage change in the quantity demanded of one product due to a 1% change in the price of the other product is known as the cross elasticity. अब इस क्रॉस इलास्टिसिटी में अगेन हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक हमारी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की है और एक हमारी कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में क्या होता है, हमने जैसे पहले भी एग्जांपल ली थी बटर और मार्जरीन की, कि इफ द प्राइसेस ऑफ बटर डिक्रीजेस मींस बटर बिकम्स इनएक्सपेंसिव, तो व्हाट विल हैपन, you will start increasing the quantity demanded of butter itself। लेकिन अगर हम इसको अब रिलेट करें मार्जरीन की प्राइसेस के साथ और उसमें ये देखें कि अगर आपकी बटर की प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं, they were expensive from your budget point of view, you were unable to purchase so many quantity of butter, तो आप क्या करते हैं कि जब आपकी मार्जरीन इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द बटर और इधर आपका बटर जब एक्सपेंसिव हो जाता है, तो आप ये करते हैं कि बटर की कंजम्पशन थोड़ी करके मार्जरीन की कंजम्पशन जो है वो बढ़ा देते हैं। अब हुआ ये है कि प्राइस तो आपकी इंक्रीज की है बटर की, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो मार्जरीन की बढ़ गई है। सो दिस टाइप ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी विच ऑफ कोर्स इज पॉजिटिव, कि बटर की प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मार्जरीन बढ़ी, विल बी पॉजिटिव एंड दैट इज नोन एज ए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। दूसरी कैटेगरी जो है वो हमारी कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की है, जिसमें हम ये कहते हैं कि आपके कॉफ़ी एंड देन कॉफ़ी वाइटनर, ये दोनों आपके कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, कि जब आपको कॉफ़ी लेनी है तो आप उसके साथ साथ वाइटनर भी ले रहे हैं। अब अगर हम ये देखते हैं कि अगर आपकी कॉफ़ी की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, कॉफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे कि उसको कम डिमांड करेंगे और उसके साथ साथ ये होगा कि आपकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दी वाइटनर भी कम हो जाएगा। तो रिलेशनशिप ये हुआ कि आपकी कॉफ़ी प्राइसेस हैव गॉन अप और आपकी दूसरी तरफ टी वाइटनर की क्वांटिटी डिमांडेड हैज़ गॉन डाउन। This basically is a negative relationship, therefore complementary product के केस में आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी जो होगी वो नेगेटिव होगी। अब इसको अगर हमने फार्मूला की शक्ल में लिखना है तो हम इस स्लाइड पे देखेंगे। इस स्लाइड पे हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू बटर एंड द प्राइस फॉर मार्जरीन। तो दैट विल बी कैलकुलेटेड एज change in quantity of butter divided by the quantity of butter, which means percentage change in quantity of butter divided by the percentage change in the price of margarine. Change in PM divided by PM represent the percentage change in the prices of margarine. Alternatively, we can also take it as the ratio of the price for margarine to the quantity for butter multiplied by the change in quantity of butter divided by price of margarine. So, in case of butter and margarine, which are the substitute product, this elasticity will be positive, but for the complementary product, the elasticity will be negative. अब डिमांड के बाद डेफिनेटली सप्लाई इज अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, वी आर लुकिंग एट द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू नॉन प्राइस वेरिएबल्स। नॉन प्राइस वेरिएबल्स में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपके प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर की वेजेस, इंटरेस्ट रेट्स, ये सारे जो हैं टोटल मिल के आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब अगर आपके रॉ मटेरियल या लेबर प्राइसेस या इंटरेस्ट रेट्स व्हेन दे गो अप, व्हाट हैपेंस टू द क्वांटिटी सप्लाइड? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स आर अनएबल टू प्रोड्यूस मोर। तो ये क्वांटिटी सप्लाइड और नॉन प्राइस वेरिएबल का रिलेशनशिप जो है ये हम देखते हैं शिफ्ट इन सप्लाई में। लेकिन जब हम देखते हैं प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशनशिप, तो ये आपकी इलास्टिसिटी को
डिफाइन करता है। अब जब आपकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं ड्यू टू एनी फैक्टर, तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बढ़ जाएगी। वाई? क्योंकि प्रोड्यूसर्स को व्हेन मार्केट इज ऑफरिंग अ हायर प्राइस, दे विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर एंड मोर in order to earn higher profits. Therefore, formally, if we want to define the elasticity of supply, we say that 1% change in price level brings how many percentage change in the quantity supply. And normally, आपका supply curve is upward sloping, which reflects what? कि price and the quantity supplied, they are moving in the same direction, positive relationship. Therefore, calculated supply elasticity will be a positive number. अब elasticity of supply and elasticity of demand को देखने के लिए हम एक numerical example लेते हैं। ये numerical example इस slide पे देखेंगे। अब slide में हमने फर्स्ट कॉलम में प्राइस लेवल लिया है, दिस इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरे कॉलम में क्वांटिटी डिमांडेड एंड तीसरे कॉलम में क्वांटिटी सप्लाइड। एट अ प्राइस लेवल ऑफ 60 आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इज 22। व्हाई? बिकॉज द प्राइस लेवल इज लो, $60 इज अ लो प्राइस, देयरफॉर कंज्यूमर्स दे आर विलिंग टू डिमांड 22 यूनिट्स इन क्वांटिटी। जबकि सप्लायर्स व्यू पॉइंट इज गिवन इन द थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में हम ये देख रहे हैं कि उसी 60 प्राइस पे विच इज लो फ्रॉम द सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी क्वांटिटी सप्लाइड इज ओनली 14। अब जब प्राइस इंक्रीज कर जाती है फ्रॉम 60 to 80, तो क्या हो रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड डिक्लाइन कर जाती है, क्योंकि कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट जो है हैज बिकम बिट एक्सपेंसिव। 60 to 80 रिफ्लेक्ट्स एन इंक्रीज इन प्राइस लेवल, therefore the quantity demanded has gone down to a value of 20. जबकि सप्लायर्स के लिए थर्ड कॉलम में देखेंगे हम, it reflects a favorable phenomena, क्योंकि if they are able to get 80 rupees per product, तो their profit margin will increase and they will be willing to supply higher quantities. तो उनकी quantity supplies they will increase from 14 to 16. Coming back to price again, further increase in price from 80 to 100, what happens to the quantity demanded? From consumer price point of view, the product has become even more expensive, so the quantity demanded decreases from 20 to 18. दूसरी तरफ producers point of view जो कि column number 3 में है, quantity supplied will increase from 16 to 18. The last value in the price column, 120 rupees is quite a high price from consumers point of view, therefore their quantity demanded decreases from 18 to a further low value of 16. Quantity supplied from producers point of view will increase from 18 to 20. अब ओवरऑल जब हम ट्रेंड देखते हैं तो हमारा जो डिमांड कर्व है is showing you a negative relationship. The first two column reflects the demand curve, negative price and quantity relationship, जबकि आपका first and the third column is reflecting the supply curve, a positive relationship. As prices goes up, your quantity supplied they also go up, and ultimately we have a positive upward sloping supply curve. Where the market will settle? Market definitely will settle at a price which is suitable to both supplier as well as the consumers. In our example, the consumers and the suppliers, they have the same quantity demanded and supplied at a price level of 100. Quantity demanded is 18 and quantity supplied is also 18. Now, from the point of view of the elasticities, we would like to calculate the demand and the supply elasticities. In order to calculate these elasticity, we need to go back to the same formula for the calculation of elasticity. Try to recall कि what was the formula for the calculation of elasticity. ये formula आपके सामने इस slide पे है. Elasticity, price elasticity is equal to change in Q over Q, which is percentage change in quantity either supplied or demanded, divided by percentage change in the price level, which is alternatively written as P over Q, price to quantity ratio,
multiplied by change in Q over change in P. अब इस अगली स्लाइड पे हम पिछले टेबल को यूज़ करते हुए और फार्मूला, पिछली स्लाइड का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए डिमांड एंड सप्लाई इलास्टिसिटीज कैलकुलेट कर रहे हैं। स्लाइड पे देखेंगे। अब इस स्लाइड पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस लेवल इज 80 is calculated using the formula from the previous slide, which again to repeat is equal to price over quantity multiplied by change in quantity divided by change in price level. So, when we are moving from 80 to 100, so what will be the elasticity here? So, we have price level of 80 divided by quantity demanded of 20 multiplied by change in quantity demanded, which is -2, a decrease in the quantity demanded, divided by change in price, which is 20, and that gives us an elasticity of -0.4. But of course, as we have already said, the calculated value for the elasticity of demand is going to be a negative number, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसकी absolute value ले लेते हैं, तो 0.4, which is inelastic here. दूसरे प्राइस लेवल पे सेकेंड कैलकुलेशन में जब हम आते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस लेवल ऑफ 100 इज यूजिंग द सेम फार्मूला, वी हैव प्राइस विच इज 100 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी विच इज 18 मल्टीप्लाइड बाय change in quantity which is -2 divided by change in price which is 20. So, at a price level of 100, our elasticity of demand is -0.56, taking the absolute value is 0.56. इसी तरह अब हम पहले कॉलम को और तीसरे कॉलम को यूज़ करते हुए यानी प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड की वैल्यूज़ को लेते हुए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हैं। When the price level is 80, elasticity of supply is using the same formula, price divided by quantity supplied. So, price is 80, quantity supplied at 80 is 16 multiplied by change in quantity which is 2 divided by change in price level which is 20 is equal to 0.50. Then next price level पे which is 100, elasticity of supply will be price level which is 100 divided by quantity which now has increased to 18 multiplied by change in quantity divided by change in price level 2 over 20, and we have an elasticity of 0.56. So, what are we looking at it? We are looking at that when price increases from 80 to 100, our elasticity also increases from elasticity of demand 0.4 to 0.56. On the other hand, elasticity of supply for the same movement of 80 to 100 also increases from 0.50 to 0.56. Now, when we are looking at the equilibrium here, so elasticity, as we already said, market equilibrium will be at 100. So, at a point price of 100, our elasticity of supply is 0.56, elasticity of demand is also 0.56, and that is the market equilibrium position. अब elasticity of supply को देखने के बाद हम जो है short term elasticities and long term elasticity की भी बात करेंगे. But short term and the long term elasticity, इनका मतलब क्या है? What are we trying to say here? The short term and the long term elasticities or the supply and demand elasticities, they are also dependent on the time period available for the consumer to adjust to a price change. Now, how do we define short run? We define short run as if a change in the price level is bringing a change in quantity demanded for a period which is less than 1 year in a shorter span of time. Long term को हम किस तरह define करते हैं? That a change in the price level is bringing a change in quantity demanded or a change in quantity supplied over a period of time in which consumer has the maximum flexibility to adjust to that change. And from producer point of view, we also look at it from the point of view that the producer also has the maximum flexibility to adjust to this particular change.
और जब हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इलास्टिसिटीज़ को एनालाइज करते हैं तो हम प्रोडक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी है आपकी नॉर्मल रूटीन को, जिनमें प्राइस चेंज की वजह से जो चेंज आती है इमीडिएटली शॉर्ट रन में वो कम होती है, जबकि लॉन्ग रन में प्राइस चेंज जो है वो ज़्यादा होती है। इन अदर वर्ड्स, जो आपकी आम रूटीन की प्रोडक्ट्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर द रूटीन गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी क्वांटिटी डिमांडेड इन द शॉर्ट रन इज लेस रिस्पॉन्सिव, while in the long run it is more responsive. What is the reason behind? That in the short run you cannot change your consumption habits immediately. It needs some time to adjust to the price change and then resultantly show a change in your quantity demanded. Therefore, in the short run, आपकी जो demand elasticity है for most of the goods and services, that is inelastic, that is less than 1. But in the long run, what happens? Consumers, they get sufficient time period to get adjusted to this price change, and resultantly they try to change their consumption habit. Therefore, in the long run, what happens? They have more flexibility. Therefore, the elasticity for most of the goods in the long run is more elastic. For example, अगर हम product ले लें, एक है automobile and the other is the petrol or the gasoline. Gasoline comes under the category of most of the product. Immediately you cannot cut down on the consumption because you do own a car. You need to drive it. Therefore, you will cut down on the quantity demanded, but not by a larger amount. But in the long run, you can get adjusted to change by doing what? You can replace your car with a motorcycle and therefore cut down on the consumption of petrol or gasoline by a larger amount. So, in the short run, आपकी gasoline की consumption is less elastic, whereas in the long run you have the flexibility to get adjusted to this change. Therefore, you can comfortably adjust to that change in the price level. अब हम जब दूसरी कैटेगरी को देखते हैं जो कि ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी है, तो ड्यूरेबल गुड्स में हम जैसे आपकी रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एयर कंडीशनर्स हो गए, कार्स हो गए, दे कम अंडर द ड्यूरेबल गुड्स, कि जिनकी कंजम्पशन या बेनिफिट ऑफ द कंजम्पशन दे अकर टू द कंज्यूमर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. नाउ व्हाट हैपन्स, अगर प्राइस चेंज हो जाती है तो आप क्या करेंगे? इमीडिएटली यू विल सिंपली से नो फॉर द परचेज ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, ड्यूरेबल प्रोडक्ट. तो प्राइस चेंज के साथ इफेक्ट जो है वो इमीडिएट हो जाता है. सो इन द शॉर्ट रन आपकी ड्यूरेबल गुड्स आर मोर इलास्टिक, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, वेयर एज इन द लॉन्ग रन आपकी इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 फॉर द ड्यूरेबल गुड्स विच इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ लेस देन 1. अब यही हम ऑटोमोबाइल एंड गैसोलीन की इलास्टिसिटीज शॉर्ट और लॉन्ग रन में दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. अब ग्राफ के लिए हम इस स्लाइड को देखेंगे. अब इस स्लाइड के ऊपर हमने ली है गैसोलीन की इलास्टिसिटीज इन द शॉर्ट रन एज वेल एज इन द लॉन्ग रन. द क्वांटिटी डिमांडेड इज टेकन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और द एक्स एक्सिस. प्राइस एज यूजुअल वी हैव टेकन ऑन द वर्टिकल एक्सिस. Now, the first lighter shade curve, demand curve, is for the long run, which means that a smaller change in the price brings a larger change in the quantity demanded. Our curve is flatter. When we have a flat curve, what does it reflect? It reflects that a smaller change on the variable on x-axis is bringing a larger change on the variable which is on the x-axis. So, the y-axis we have taken price. So, a smaller change in the price level brings a larger change on the quantity demanded which is on the x-axis. So, we have a flatter demand for the long run for the gasoline. Why? Because we are going to replace our large size cars with the smaller cars or the smaller cars with the motorcycle and the other alternatives. So, we have more flexibility, we have a flatter long run demand curve for the gasoline. Whereas, the darker shade color demand curve is for the short run.
short run में the steeper curve reflects that what happens that on the y axis the variable is changing by certain amount which is a large amount, but the variable on the x axis is not responding the same way. It is changing by a lesser amount. So, when price changes, price decreases or increases, your quantity demanded in the short run does not increase or decrease by the same amount, rather that is relatively less than the change in the price level. Therefore, our elasticity is less than 1 and we have a steeper demand curve for gasoline in the short run. अब हम यही टेंडेंसी, यही इलास्टिसिटीज विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ दिखाएंगे फॉर अ ड्यूरेबल गुड, जो कि यहाँ पे हमने ली है ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल्स की इलास्टिसिटीज देखने के लिए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन हम इस ग्राफ को देखेंगे जो कि इस स्लाइड पे दिया गया है. स्लाइड पे देखेंगे, अगेन we have quantity on the x axis and we have price on the y axis. The lighter shade line or the demand curve is flatter, which represents what? A smaller change in the price level is bringing a large change in the quantity demanded, which means if price increases, then the quantity demanded for automobiles, which is a durable product, changes by more than the change in the price level. Say no to the purchase of that durable product. So, you have more flexibility. Whereas, what happens in the long run? Long run may, although the prices are changes, but you need a replacement for your durables. Therefore, the price changes, they are not bringing the corresponding changes in the quantity demanded. The changes are there, but they are less. So, in the long run, durable products, they have less elasticity, they are price inelastic. In the short run, these durable products, they are more elastic with a flatter curve. अब हम short run और long run elasticities को देखेंगे with respect to change in income. Previously, we have analyzed the short run and long run elasticity with respect to change in price level. Now, we are analyzing the same short run and long run elasticities with respect to change in income. Income changes के साथ आपकी quantity demanded definitely they will change. But here we are looking at the behavior from a perspective of short term and long term. When your income increases, what happens in the short term? You do not get adjusted, you do not immediately increase your consumption habits and increase the quantity demanded. In the short run, you do experience a change in quantity demanded due to change in income, but the change in quantity demanded is less, which means in the short run, for most of the products, the income elasticity is less than 1. अब यहाँ पे भी again हम क्या करेंगे? We'll classify our products as we did in case of price elasticity. When we are analyzing short term and long term elasticities, so there we made two categories, most of the goods and the durable goods. Now, here again we are making the same two categories, one is most of the goods and the other is durable goods. So, for most of the products, what happens? In the short run, your income elasticity is less than 1. Even if your income increases, but your quantity demanded does not increase by the same percentage as of the increase in income. So, when it increases by less than 1, what happens? We call it as the inelastic. But in the long run, you get used to that higher income levels. And what you do is you try to adjust to that increased income pattern, you change your consumption habits and therefore, you have more flexibility and your elasticity increases. Coming to the other categories, which is the durable product. Here what do? We look at the income elasticities. First of all, in the short run, what do? We say if your income increases, you immediately decide to buy a car, a refrigerator, an air conditioner
or any other consumer durable item, which reflects that increase in income level brings a change in your quantity demanded, which is more than the increase in income level. For consumer durables, therefore, we can say that the income elasticity is more elastic in the short run, whereas in the long run what happens? You do not keep on purchasing and purchasing the durables indefinitely. Therefore, you do need the replacement of the existing durables, but those replacements are less than the increase in income. Therefore, in the long run what happens? Your income elasticity for the durable is inelastic, elasticity value is less than 1. अब इसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन इलास्टिसिटीज with the change in income, we take the same example of gasoline as representative of most of the goods and example of automobile as the representative of durable goods. अब क्या होता है, इन द शॉर्ट रन जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इमीडिएटली गैसोलीन की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा देते. You do experience certain changes, certain increases in your quantity demanded for the gasoline, but not larger than the increase in income, rather smaller than the increase in income. Therefore, your income elasticity for the gasoline is inelastic in the short run, whereas in the long run you get adjusted. You do go for buying a larger car or maybe from motorcycle to a car, and therefore, your income elasticity is more than 1. That increase in income brings a greater increase in your quantity demanded. For the durable products, again we take the example of automobile, and then we say in the long run if income increases, what happens? You do get adjusted to this change, but not that much, because you are going to only replace them. But in the short run what happens? If there is increase in income, the consumer durable, increasing the automobile as an example here, unki purchase definitely will increase. So, in the short run durable product, taking the automobile as an example will have more elasticity, whereas in the long run the elasticity will be less. अब इसी income elasticities को with respect to gasoline, which is representative of most of the product, and automobile, which is a representative of the consumer durable, हम दिखाएंगे with the help of this table जिसमें calculated elasticities दी हुई है over a period of time. स्लाइड को देखेंगे. इस पहली स्लाइड पे हमने डिमांड फॉर गैसोलीन की elasticities कैलकुलेट की हैं with respect to price and with respect to income. Now, elasticities are calculated starting from year 1 when the change is taking place, going up to the 6th year or the 6th time period. As you can see from this table, in the first year the price elasticity for the gasoline, which is true for most of the goods, is minus 0.11 increasing to 0.22, 0.32, 0.49, 0.89 and going up to 1.17. So, immediately in the short run you see this year number 1 or the time period 1 elasticity is only 0.11, which is less elastic, inelastic. We end up with the 6th time period or the 6th year, which of course is long period of time. Then what happens, our elasticities is 1.17, which is more than 1, representing more price elasticity. So, in the short run gasoline is less elastic, in the long run gasoline has elasticity more than 1. Now, we look at the income elasticity for the same gasoline here. In the short run the elasticity is 0.07, which is less elastic. In the long run it has increased to 0.78, which is more elastic. अब इसी तरह का एक और टेबल हम देखेंगे जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम के लिए जो रिप्रेजेंट हो रहा है हमारे ऑटोमोबाइल के साथ. टेबल में देखेंगे हम अगेन दिस सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. year number 1 through 6 with the change in income, what happens for the durables?
हम देखते हैं कि शॉर्ट रन में इलास्टिसिटी, price elasticity is 1.2. In the long run, it has gone down to the last entry 0.40. So, durable goods in the short run, they have higher price elasticity, which means more elastic, whereas decreases to lower elasticity or less elasticity in the long run. Coming to the income elasticity here again, for the consumer durable automobile taken as the reference here, elasticity is high in the first year, more elasticity has gone down to 1, less elastic in the long run. अब elasticities of demand with respect to short term and long term discussion के बाद logically अब हम elasticities of supply को देखेंगे, again in the short run as well as in the long run. अब short run and long term और द लॉन्ग रन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईज के लिए फिर हम अपनी कमोडिटीज़ को या प्रोडक्ट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. एक ग्रुप है आपका मोस्ट ऑफ द गुड्स इन जनरल और दूसरा है आपका ड्यूरेबल्स या सप्लाई के रेफरेंस में रिसाइकलेबल प्रोडक्ट. अब द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन द शॉर्ट रन फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, whereas it is more elastic in the long run. Why is that so? What happens is that, for example, if the price of a product increases, of course there is a tendency for the supplier to supply more in the market, but that supply is dependent on so many variables which are the factors of production. So, the firms cannot immediately hire more workers or cannot increase the plant capacity, cannot increase the raw material supply because they have to be dependent on the supplier of the raw material. So, in the short run they would like to increase the supply, but that increase in supply will be limited. Maybe they can have some more workers hired, or maybe the existing worker they can work overtime. They can arrange for the raw material increase, but not a proportionate increase with reference to the increase in price level, but their capacity to produce is limited by the plant size. So, in the short run for most of the products, the elasticity of supply is less elastic, is inelastic, less than 1, whereas in the long run now the producers they have more flexibility. What they can do is they can increase the size of the plant, they can place more machineries, they can hire more workers, they can arrange for the other sources of raw material, and therefore they can increase their production capacity. The other category is consumer durables. अब in durables या recyclable की the situation is reverse. In the short run they are more elastic. Elasticity of supply is greater than 1 for the recyclable products in the short run, but in the long run the elasticity is less, or it is less elastic. Here we can take the example of the minerals extraction. What happens? Immediately you can increase the extraction because there is increase in the price level, but if the capacity is limited, your mineral resources they are going to exhaust over a longer period of time. Therefore, in the long run you cannot increase the supply in response to the change in price by the same percentage. अब इसी टेंडेंसी को, इसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक ग्राफ देखते हैं. ग्राफ को देखिएगा इस स्लाइड पे. इस स्लाइड में हमने शॉर्ट रन सप्लाई कर्व लिया और लॉन्ग रन सप्लाई कर्व लिया है. प्राइमरी कॉपर को हमने देखा है शॉर्ट रन में और प्राइमरी कॉपर को हमने देखा है लॉन्ग रन में. इन द शॉर्ट रन ऑफ कोर्स द सप्लाई इज inelastic. Inelastic means that even if there is increase in the price level, you cannot immediately increase the quantity of primary copper, because the increase in the primary copper is dependent on the capacity to extract copper from its source. So, you need to expand that in the long run. So, in the long run our curve is flatter, it is more flexible, but in the short run
our curve is inelastic. We need more resources to extract more. अब हम दूसरे ग्राफ में देखते हैं और इसमें हम देख रहे हैं सेकेंडरी कॉपर जो कि रिसाइकलेबल या ड्यूरेबल प्रोडक्ट के आइटम में आ रहा है। ग्राफ में देखेंगे, इस ग्राफ में अगेन क्वांटिटी सप्लाइड हमने ली है एक्स एक्सिस पे, प्राइस ऑन द वर्टिकल एक्सिस। आर शॉर्ट रन सप्लाई कर्व looking at from this graph is more elastic and long run is less elastic. So what is happening? Due to increase in the price level, immediately they will try to convert the existing used copper into recyclable copper. They will increase the production process और उसके जवाब में available supply जो है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में आपका वो रिसोर्स जो था वो थोड़ा था, ज़्यादा आप रिसाइकलिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं है। यू कैन नॉट कन्वर्ट, देयरफॉर द इलास्टिसिटी इज लेस। अब इसी टेंडेंसी को हम इस टेबल में देखेंगे। टेबल इस स्लाइड पे है। प्राइमरी सप्लाई की इलास्टिसिटी शॉर्ट रन में 0.2 and long run में 1.6, more elastic in the long run, less elastic in the short run. Secondary supply more elastic in the short run and less elastic in the long run. Overall total supply is less elastic in the short run and more elastic in the long run. अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि कॉफ़ी के बारे में है। इस स्लाइड पे हमने ब्राज़ीलियन कॉफ़ी की प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस देख रहे हैं, इमीडिएटली बढ़ रही है, कम हो रही है। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड? अब आपकी सप्लाई जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द वेदर। अगर वेदर जो है एडवर्स हो जाता है या ड्राउट आ जाता है तो आपकी सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है शॉर्ट रन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, जबकि लॉन्ग रन में वो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। इनको देखेंगे हम इस ग्राफ में। इस स्लाइड पे जो ग्राफ है उसमें हमारे पास सॉलिड लाइन सप्लाई कर्व है, लिमिटेड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस ड्यू टू अ फ्रीज, बैड वेदर और अ ड्राउट। आपकी सप्लाई हैज डिक्रीज, आपका सप्लाई हैज शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट एस प्राइम एंड देयरफॉर डिमांड इज इनइलास्टिक। आपका प्राइस लेवल हैज इंक्रीज फ्रॉम अ लेवल ऑफ P0 टू P1। ये था शॉर्ट रन में वेरी इनइलास्टिक सिचुएशन। नाउ वी लुक एट द मीडियम रन। इसके लिए इस ग्राफ को देखेंगे। मीडियम टर्म में यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है एस से एस प्राइम पे। यू कैन गेट एडजस्टेड, यू कैन टेक केयर ऑफ द बैड वेदर अ बेट, एंड देन योर प्राइसेस दे डू इंक्रीज बट नॉट एज मच एज वाज द केस इन द फर्स्ट प्लेस वेरी शॉर्ट रन। इसी फिनोमिना को अब लॉन्ग टर्म में देखेंगे। लॉन्ग टर्म में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, यू कैन ग्रो मोर प्लांट, यू कैन टेक केयर ऑफ द बैड वेदर एंड द ड्राउट एंड दैट फिनोमिना इज ओवर, सेटल डाउन, देयरफॉर आपकी इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसके लिए हम इस ग्राफ को देखेंगे। इस ग्राफ में हमने सप्लाई कर्व को परफेक्टली इलास्टिक दिखा दिया है कि नाउ इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रिक्ट situation of vertical supply curve or intermediate. Now we have the flexibility, therefore the price level goes back to the original price level of P0 with the quantity Q0. इस एग्जाम्पल से हमने ये कहा कि आपकी ब्राज़ीलियन कॉफ़ी की प्रोडक्शन जो है वो प्राइस लेवल न्यूयॉर्क में अफेक्ट करती है और उसकी सप्लाई के चेंज होने से शॉर्ट रन में ज़्यादा फ्लक्चुएशन है प्राइसेस में और लॉन्ग रन में कम फ्लक्चुएशंस होती हैं प्राइस लेवल में। आज के लेक्चर में हमने डिमांड एंड सप्लाई की इलास्टिसिटीज, इनकम, क्रॉस इलास्टिसिटी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग रन इलास्टिसिटीज को डिस्कस किया और इसके साथ ही ये डिमांड एंड सप्लाई का टॉपिक हमने कंक्लूड कर दिया। अगले लेक्चर में हम कंज्यूमर बिहेवियर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, उनके इंडिफरेंस कर्व्स and then the budget constraint and how they make the decisions will be discussed. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तलत अफ़ज़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स के छठे लेक्चर के साथ हाजिर हैं। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, हम ये चाहेंगे कि पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू